घोटाला जिसके बारे में शायद ही किसी को कुछ पता है, सब धूल में लठ चला रहे हैं। सबको लगता है कि उन्हें बहुत कुछ पता है, हो सकता है हमें भी लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन पता उतना ही है जो मीडिया में उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है वो बताने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, आपके सामने दो व्यक्ति दिखाए गए हैं। एक व्यक्ति सूटेड बूटेड है और एक रोता हुआ व्यक्ति है, आम आदमी। ये खास आदमी, यही वो खास आदमी है जिसके दिमाग से ना जाने ऐसे कितने ही लोगों ने फांसी लगा ली। ये आम आदमी और खास आदमी की जो लड़ाई है ना, जीवन पर्यंत आपने चलती हुई देखी है। हाल ही के दिनों में मैंने एक सेशन और किया था आपसे, और उस सेशन के अंदर हमने आपसे सहारा स्कैम डिस्कस किया था अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से सुब्रतो रॉय सहारा ने गरीबों को लूटा, ना जाने कितने ही लोग निर्धन बेघर सब परेशान। ऐसा ही कुछ कहानी सहारा से भी बढ़कर कहानी समझिए। सहारा की कहानी बड़ी इसलिए है क्योंकि पैसा बहुत बड़ा है, और मुसीबत यह है कि जिनका पैसा लगा है वो मांगने नहीं आते हैं। जो गरीब हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा है, और जो पैसा लगा है, सुब्रतो राय कहते हैं मैं तो देने को तैयार हूं, कोई लेने तो आए। क्यों? क्योंकि बेनामी संपत्ति है, ना जाने कितनों का काला धन लगा है। सहारा की कहानी तो हमने आपको काफी डिटेल में सुनाई है। आज आपको शारदा चिटफंड की कहानी सुनाते हैं। शारदा चिटफंड की कहानी समझने से पूर्व मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं। अगर आप वो समझ गए तो आप इन तस्वीरों को समझने में देरी नहीं लगाएंगे। कहानियां मैं लाइन टू लाइन पढ़ते भी चला जा सकता हूं, लेकिन कहानी सुनाने से बेहतर है कि मैं आपको कुछ सतर्क करने वाले किस्से सुनाता हूं। किस्से से मतलब व्यवहारिक रूप से आप उन्हें फील करिए। जैसे, चलिए चर्चा करते हैं। विचार कीजिए, एक बार के लिए विचार कीजिए कि आपके पास कोई मित्र आपका आता है और वो आपसे कहता है कि यार तुम मुझे 1000 रुपए दो, मैं तुम्हें 3 साल के अंदर 2000 दूंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे। भाई एक काम कर, 1000 मुझको दे दे, मैं तेरे को 2000 दूंगा। आप उसको वापस सवाल जवाब कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन विचार करिए कि आपके सामने कोई एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति आता है। मान लीजिए आपके शहर में कोई बड़ा व्यापारी है, या फिर आपके शहर में नौकरी कर रहा कोई बड़ा अधिकारी है। विचार कीजिए, आप जिस शहर में हैं वहां की एसपी की पत्नी आपके पास आती हैं, मोहल्ले में भ्रमण करती हैं और वो कहती हैं कि ऐसा है, हमारी एक कंपनी है, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए और अगर आप करते हैं तो मैं आपको 3 साल के अंदर डबल पैसा उपलब्ध कराऊंगी। आपको क्या लगेगा? अजी एसपी साहब की बीवी बोल रही है, बाकी सब तो ठीक है, इतने बड़े अधिकारी की पत्नी बोल रही है, समझे? ये झूठ थोड़ी बोलेगी। अजी मैडम, हम तो गरीब लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी बात स्वीकार है। चलो ये तो कोई नहीं, छोटा सा उदाहरण है। सोचो मिथुन चक्रवर्ती ये आकर के आपके सामने बड़ी स्क्रीन पर बोलते हैं, इतना पैसा 15 साल में इतना गुना, 2 साल में इतना गुना, 3 साल में इतना गुना। आपको लगेगा यार मिथुन दा से बुलवा दिया भाई जिस आदमी ने, हल्का आदमी थोड़ी होगा। बताओ क्या चाहते हो, पैसा लगाओ। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर पैसा लगा दूं, पैसा मिल भी जाए, लेकिन ये पैसा जाता कहां है आखिर? अभी समझाते हैं, फिर आपको ये कहानी के अंदर वापस लेकर आएंगे। चलिए आपके दिमाग का एक पहला प्रश्न दूर करते हैं। आपके दिमाग में पहला प्रश्न आएगा, सर एक बात बताओ, अगर मैं एक गांव के अंदर 50 लोगों से, देखना ये दिमाग लगाने वाली बात है, आप भी लगाना है ना, लेकिन ऐसा करना मत। मैं स्टोरी समझा जरूर रहा हूं, लेकिन इसे किसी के ऊपर अप्लाई मत करना, क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे गंदी चीज है ना, वो है किसी की बद्दुआ, और उसका अंत बहुत बुरा होता है। एक आइडिया क्या, आप गांव के अंदर जाइए, अपने पास कुछ मत करिए, केवल 5 लाख रुपए अपने जेब में रखिए। 5, 10, 15, 20 जो भी आपके पास हैसियत के अनुसार है आप लेकर आ जाइए। गए आप वहाँ गांव में जाकर के गांव वालों से बोले कि हाँ भाई मैं तेरा पैसा जो है वो 1 साल के अंदर डबल कर दूंगा। गांव वाले बिलीव नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कोई 50 में से एक बंदू तो ऐसा होगा जो शायद आपकी बात पर बिलीव कर ले। आप उस बंदू से कहेंगे ला भाई 1000 रुपये अपन को दे, मैं 2000 तेरे को देता हूँ अगले साल के अंदर। आपने क्या किया? आपके पास कुछ नहीं था, आप तो लेकर घर से आए थे 5-10 लाख रुपए जो आपने अलग से रखे हुए हैं। आपने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, आपने 1000 रुपए लिए, अगले महीने उसको याद करके 2000 दिए हैं। दे भी दिए, कैसे दिए सर, कैसे बनाए, ये सवाल मत पूछिए, अभी तो मैं आपका ट्रस्ट जीतने पर इन्वेस्ट कर रहा हूं। आपको मैंने जैसे 2000 दिए, आप हो गए मेरे भक्त,
आप जाकर गली मोहल्ले में घूमने लगे कि भाई साहब फलाना सिंह व्यक्ति तो बहुत अच्छा आदमी है, 1000 के 2000 तुरंत करके देता, मेरे करके दिए, मैं तो उसका कुछ नहीं लगता, मैं तो इस गांव का साधारण आदमी हूं। आप दो भाई को और पकड़ कर लाए, अच्छा तेरे 1000 के 2000 हो गए यार, हमारा भी करवा दे यार। बोले चला जा। आप लेके आए, भाई साहब मेरे 10,000 रखो आप तो। बोला यार तेरे 10,000 दे। भाई साहब कितने दिन में डबल कर दोगे? साल भर में। बोला अच्छा कैसे करोगे भाई साहब? बोले यार साल भर में डबल करने का तरीका ये है कि मैं तेरे पैसे डबल तो कर दूंगा, लेकिन डबल करने के लिए तेरे को मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले 10,000 रुपये दे रहा है ना? बोले हाँ। बोले 10 के 20 कर देता हूँ, ले हटा। भाई साहब 1 साल बीता, आपने उसको भी 20 पकड़ा दिए। यार लोगों का विश्वास आसमान में जाने लग गया, लोगों को लगा इससे अच्छा आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। बोले यार ये भी सही है, 10 का 20 भी बन गया, 1000 का 2000 बन गया। जिसको 10 से 20 बनाए हैं वो तो जो 10,000 एक्स्ट्रा मिले हैं उनको लेकर के लोगों को पार्टी भी दे दिया, ले तू ऐश कर यार, क्या याद रखेगा। कोई नहीं जी, आपको देखा देख फिर 4 और नए लोग आ गए। आप कितने रुपए लाए थे घर से? आप तो 10 लाख रुपए लाए थे। आपने भी खर्च मुश्किल से 11-12 हजार रुपए किए, क्योंकि आप तो उसी का पैसा उसी को डबल करके दे रहे हो। लेकिन आपके पास पैसे से पैसा आना शुरू हो रहा है। 50 लोग गांव के आपके पास आते हैं 10-10 हजार रुपए लेकर के कि भाई साहब ये पकड़ो हमारे 5 लाख, हमको आप 10 लाख कर देना अगले साल। आपने कहा मेरे पास तो एक और भी अच्छा ऑफर है, पर ये तो तुम विश्वास नहीं करते, इस चक्कर में मैंने तो 10 का 5 का 10 किया है। तो बोले तो ऑफर क्या है? तुमको 3 साल में 3 गुना कर दूं तो, 5 साल में 10 गुना कर दूं तो? ऑफर, अरे नहीं नहीं यार विश्वास नहीं हो रहा। अरे आप तो करो तो सही विश्वास यार, आप क्या बात कर रहे हो। भाई साहब आपने ऑफर टिका दिया। आपके उन 50 लोगों में से 2-5 ऐसे व्यक्ति मिल गए जो अति लालची किस्म के थे। भाई साहब मेरा ले लो आप तो यार। आपने कहा सुन इसमें कुछ नहीं रखा है, मैं डबल कैसे करता हूं पैसा, तेरे को वो ट्रिक सिखाता हूं। बोले हाँ भाई साहब सिखाओ ना। अब तू जा, तेरे नीचे जा करके 2-5 लोग तू लेके आ, फिर तेरे को फीलिंग देता हूं मैं, उनको तो डबल देंगे ही, तेरे पास में पैसा हो या ना हो, उनका जब डबल होगा ना तो 50% तेरा भी है भाई साहब। अरे गजब हल्के में ले रहा है यार, आराम से जा, कोई बात नहीं साहब। अब 50% के लालच में आप तो हो गए भाई साहब अपनी पूरी तरह प्रचारक। गली मोहल्ले में गली गली में शोर है, फलाना सिंह साहूकार है। आप दूसरे व्यक्ति की साहूकारी के पर्चे सब जगह बंटवाने शुरू कर दिए। जनाब इसी को ही शुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग पॉन्जी स्कीम बोलते हैं, जिसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 किए जाते हैं, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 किए जाते हैं। समझ रहे हैं आप? चेन, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कि भाई साहब इतने का इतना। अब आप पूछेंगे सर लेकिन आप एक बात बताओ सर, इस बात में फील तो आ रहा है कि हाँ लोग पैसा तो दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि आपने अभी 10 लाख रुपए हमसे इन्वेस्ट करवा के ही 5 लाख तो तुरंत उगवा दिए मार्केट में। इसका मतलब मार्केट में दम तो है, लेकिन इसका सर्वाइवल कैसे है? हम कहेंगे सर्वाइवल क्यों नहीं है ये बताओ। बोले कैसे? मैंने जिन 50 के पैसे लिए उन 50 से कहा कि तुम्हारे जो पैसे तुमने दिए थे ना, तुम सबने 50-50 हजार रुपए दिए थे, तुम्हारे 50-50 हजार रुपए तो मैं इसी साल वापस कर दूंगा, पैसे डबल तो अगले साल होके मिल ही जाएंगे। बस तुम एक काम करो, प्रत्येक व्यक्ति अपने नीचे 2 व्यक्ति और ले आओ जिनसे 50-50 हजार ला सकते हो। वो व्यक्ति जिसको मैंने कहा कि 50-50 हजार ले आओ, वो व्यक्ति नीचे मार्केट में गया, अपने रिश्तेदारों को जिन पर कठिन विश्वास करता है, अपनी बहन, अपने भाई, अपने पापा, मम्मी, उनसे कहा मुझे प्लीज 50-50 हजार रुपए दे दो, मैं आपको डबल बना के दूंगा, विश्वास करो। आपके मन में अपना लालच चल रहा था कि मेरे 50 हजार निकल आए, बाकी लोग भाड़ में जाएं, मेरे को तो डबल मिल ही जाएगा, मुझे तो विश्वास है उस व्यक्ति के ऊपर। आपने तो 10 लाख की चक्री घुमाई थी, आपने इतना सा पैसा कह के लोगों से नीचे पैसा मंगवाना शुरू कर दिया, और जो नए बंधु जुड़े उनको यह विश्वास दिलाया तुम्हारा तो पैसा मैं माफ कर ही दूंगा, तुम तो नीचे से 50 हजार और ले आओ। भाई साहब जो मिडिल मैन है वो अपने 50 हजार वापिस लेने के चक्कर में नीचे से 2 और लेके आ रहा है। आपको पता है क्या फायदा हो रहा है? आप कुछ नहीं कर रहे,
आप जिन बीच वालों को पैसा दे रहे थे वो लोग और कुछ नहीं अपितु नीचे से आया हुआ पैसा ही तो था जो आप पकड़ाते जा रहे थे। आपने अपना पैसा तो छुआ ही नहीं, आप तो 10 लाख रुपए साइड में लेके खड़े हो गए। अब तो आप क्या कर रहे हैं, जो मिडिल मैन है उसको सप्लाई कर रहे हैं। जो मिडिल मैन को सप्लाई करना है उसके लिए क्या कर रहे हो, नीचे से 2 ला, उन 2 में से एक को पकड़ा करके आप उसको फ्री कर दे रहे हैं, फिर नीचे के 2 खड़े कर दिए। उन प्रत्येक 2 से फिर 2 को बुलवा रहे हैं, उनमें से एक का पैसा एक को पकड़ा है, फिर नीचे के 2 खड़े कर दिए। साहब आपको पता है ये चेन तब तक अथाह रूप से चलती रहेगी जब तक 1 से 2, 2 से 4 होते रहेंगे। यानी नीचे से सप्लाई आता रहेगा, ऊपर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि ये पैसा कहां से आ रहा है। लेकिन आप फिर एक सवाल पूछेंगे, कुछ तो पढ़े लिखे होंगे ना जी, ऐसे ही थोड़ी है। बहुत से लोग तो बातें बाजार की भी देखते हैं सर, समझ में तो बहुत कुछ आता है हमको। तो सर यह भी तो संभव है कि पैसा लगाने वाला ये पूछ ले, क्यों भैया ऐसा क्या बिजनेस करते हो आप, जो पैसा ले तो जा रहे हो हमसे और लगाए जा रहे हो और हमको दोगे या पैसा लाओगे। तो इसका मतलब मुझे कुछ तो दिखाना पड़ेगा। 2 तरीके हैं जनाब। पहला तो मैं आपके मन में विश्वास भरूं क्या कि मैं सही आदमी हूं। इसके लिए क्या कर सकता हूं, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बड़े बड़े लोगों से बुलवाऊं, बड़े बड़े न्यूज मीडिया हाउसेस से, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े राजनेताओं से, फिल्म अभिनेताओं से, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, पोस्टर्स, इन सब से दिखाऊं। और दूसरा तरीका क्या है, मैं आपके पैसे को इन्वेस्ट होता दिखाऊं। कहां दिखाओगे सर इन्वेस्ट होता दिखाना बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। बोले क्यों नहीं है भाई साहब, इन्वेस्ट होता हुआ पैसा दिखाने के लिए मैंने 10 फर्जी कंपनी खरीद ली कि मैं इन कंपनियों में पैसे लगाता हूं, आप आओ कभी दिखा देंगे, आप मांगोगे तो क्या है। हमारे पास में मोटरसाइकिल्स बन रही हैं, कार बन रही हैं, फैक्ट्री में अमन नमक बन रहा है, आटा बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, सीमेंट फैक्ट्री है, फलानी बिल्डिंग है, उसमें पैसा लगाते हैं, यूं बनाते हैं। गरीब आदमी को जी इतना ही समझ में आता है, उसको लगता है फैक्ट्री चल रही है तो पैसा बन रहा है, और वो पैसा देता चला गया। जो भी बातें मैंने आपको अभी तक सुनाई, बस यूं समझ लो कि यहां पर के नाम बदल करके शारदा चिट फंड रखना था। कहानी तो पूरी यही थी, हैं? जी हां, ये पूरी कहानी शारदा चिट फंड की कहानी है जो मैंने आपको सुना दी है। कैसे कैसे शारदा चिट फंड में हुआ, अब मैं तो आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा, बाकी तो कहानी हो चुकी। आपको पता है शारदा कहानी में शारदा शब्द कहां से आया? पश्चिम बंगाल के अंदर स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, परम आदरणीय रूप से पूजनीय हैं। हालांकि हैं तो पूरे भारतवर्ष में, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि वहीं की विभूतियां हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ये परम आदरणीय लोग हैं। ऐसी स्थिति में रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी जिनका नाम शारदा, उनके प्रति जो सम्मान है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, देवी तुल्य है। अब शारदा देवी के नाम पर अगर मैं आपसे कहूं कि शारदा के नाम पर आप फंड दीजिए, भाई साहब लोग तो चढ़ावा समझ के दे दिए कि मां के नाम पर पैसा ले रहा है, दे दो। बस खेला यहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसा नाम जिसने लोगों का विश्वास जीत लिया। कहने का अर्थ है ये शारदा चिटफंड घोटाला साथियों कैसे हुआ होगा, इसके पीछे की कहानी जिसमें 10 लाख लोगों को ठगा गया, 25 साल में 34 गुना रकम तक का सपना दिखाया गया, 15 महीने में 2 गुनी रकम तक का वो दिखाया गया। ये 2460 करोड़ रुपए का घोटाला था जिसमें दिमाग चल रहा था सुदीप्त सेन का, देवजानी मुखर्जी का। ये जो सुदीप्त सेन नामक प्राणी है ये ढाका से आया था, यहां पे जब पाकिस्तान बना था ना, जब बांग्लादेश से छूट करके इंडिया आया था। इस व्यक्ति ने अपने ऊपर लोगों को पता ना चल जाए कि मैं कौन हूं, प्लास्टिक सर्जरी तक करवा ली, अपना चेहरा बदल के काम करवाता था। लेकिन इसी व्यक्ति की वजह से 200 से ज्यादा लोगों ने, ऑन रिकॉर्ड है, बाकी का तो पता नहीं कितने लोग कहां कहां बेचारे मर गए होंगे, 200 से अधिक एजेंट, जमाकर्ता, अधिकारियों ने अपनी जान ले ली, क्योंकि वो इससे जब नाम जुड़ा या फिर जो पैसा फंसा वो निकाल नहीं पाए। शारदा की घोटाले की शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई थी वर्ष 2006 के अंदर। शारदा देवी के नाम पर सुदीप्त सेन नामक व्यक्ति ने एक योजना चलाई। जो मैंने आपको कहानी सुनाई, समझिए कि यही एक तरह की कहानी है जिसमें गांव के अंदर सुदीप्त सेन जाता है, कुछ पैसे लेके जेब में जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने एजेंट बनाता है, उनसे कहता है कि आपको पैसा मिलेगा, आपको इतना % कमीशन मिलेगा, 25 से लेकर 40% तक के कमीशन से उनको प्रोत्साहित करता है, पॉन्जी स्कीम के माध्यम से लोगों को जोड़ता है और उनसे पैसे लेना शुरू करता है। साथियों, जानकर आश्चर्य होगा कि इस व्यक्ति ने न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि ओडिशा, आसाम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए बहुत सारे लोगों से पैसा ले लिया।
शारदा चिटफंड ने लोगों से धन स्वीकार किए, निवेशकों से पैसे लिए और तरह तरह से इसने अपने काम को चलाना शुरू किया। यह व्यक्ति आफ्टर ऑल था कौन? सुदीप्त सेन। साथियों, सुदीप्त सेन जो है, इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि यह वो व्यक्ति है जिसके बारे में मतलब यह कहा जा सकता है कि इतना सस्पेंस है मार्केट में कि यह व्यक्ति कोई थर्ड व्यक्ति ही तो नहीं है। देखने में एक फिल्म स्टार की तरह, एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की तरह दिखने वाला व्यक्ति, इसके बारे में बहुत सी सूचनाएं अभी तक अज्ञात हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यह मतलब 5 घर के साथ कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में रहता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि मैंने खुद सुना है कि उसके 3 बीवियां हैं। असली नाम इसका शंकर सुदीप्त सेन के नाम से बताया जाता है। इसका असली नाम शंकरादित्य सेन है, घर वाले इसे शंकर कहते हैं। पासपोर्ट रिपोर्ट में इसका नाम सुदीप्त सेन है। पिता का नाम नृपेंद्र नारायण सेन है। बाप भी इसका इसी प्रकार का गोलीबाज आदमी था। पहले ये नक्सली रहा हुआ है। नक्सली के रूप में जब पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद था उस समय इसको गिरफ्तार किया गया तो ये जेल जाकर आया। जेल से इसके अंदर पता नहीं क्या परिवर्तन आया, वहीं से ये सारे काम सीख कर आया। 1990 में इसने सर्जरी करवाई, प्लास्टिक सर्जरी करवाई। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी से पहले 1980 के दशक में इसने प्रॉपर्टी के अंदर हाथ आजमाया। बड़ी मात्रा में मकान, प्लॉट, जाने क्या क्या खरीदा और खरीद करके लोगों को अपनी चकाचौंध में उल्टा दिया। लोगों के सामने इसने एक तरह से ऐसी इमेज बना दी कि ना जाने ये कितना बड़ा पैसे वाला आदमी है। सुदीप्त सेन ने अपनी जुटाई हुई जो धन की राशि थी, इससे तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं, संसद के सदस्यों जैसे शताब्दी रॉय, टीएमसी के सांसद मिथुन चक्रवर्ती जैसे चेहरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लोगों के सामने स्थानीय टेलीविजन चैनल, एफएम रेडियो, समाचार पत्रों, कम से कम 8 समाचार पत्रों में इसने निवेश किया। मीडिया समूहों के सीईओ, ना जाने क्या क्या, प्रभात वार्ता, अजीर दैनिक बातुरी, आजाद हिंद, परमा, ना जाने कितने प्रकार के इसने अपने द्वारा अखबार, समाचार पत्र, चैनल सब खरीद लिए, क्योंकि जिसके अंदर इसकी समाचार छपेंगे वो इसके ही बारे में बात करे, यही तो ये चाहता था। तारा समाचार, 10 चैनल, 10 बंगाली समाचार चैनल, कई तरह के समाचार चैनलों को इसने अपने द्वारा खरीद लिया, क्योंकि जो लोगों से पैसा उगाता उनको इसी प्रकार से। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया है साथियों इसके बारे में, और वो ये है कि आप जैसे कुछ समझदार लोग पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये पूछना चाहेंगे कि ये पैसा कहां इन्वेस्ट करोगे। तो कुछ लोग ये भी तो चाहते हैं ना, हमें दिखाओ पैसा कहां जाएगा हमारा। तो भाई साहब, इसने अपनी एक डमी ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई। कैसी ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी? इसने एक ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई कि कोई भी व्यक्ति पूछने आता कि सर मुझे ना, बोले हाँ, बोले साहब मुझे ना पैसा देखना है, कहाँ जाता है मेरा? बोले कोई बात नहीं, परेशान क्यों होते हो? बोले बताओ क्या करना है? बोले एक काम करते हैं, ले आओ उन सबको, हम दिखाएंगे। हमने एक फैक्ट्री खोल रखी है जहां पे कार बनती हैं। भाई साहब, 150 कर्मचारी केवल नकली कर्मचारी के रूप में इस फैक्ट्री के अंदर इसलिए रखे गए कि कोई भी व्यक्ति आए जब फैक्ट्री विजिट करने तो आप काम करते हुए दिखने लग जाना, कार का काम करते हुए दिखने लग जाना। फैक्ट्री की इस प्रकार से इसने एक प्रॉपर मिल लगा दी। 150 कर्मचारी नकली रखे हुए थे ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स के नाम से। यहां पर कोई भी आता तो ये लोग काम करने लग जाते और लोगों को लगता कि यार सोचो, जिस कंपनी से कार बन रही हो उसमें पैसा लगाने में क्या बुराई है। भाई साहब, इसने हद तो तब कर दी, पुलिस तक को इसने मोटरसाइकिलें दान कर दी। नक्सल क्षेत्रों में एम्बुलेंस दान कर रहा है। और तो और विभिन्न फुटबॉल क्लबों में भाई ने इतना निवेश किया, दुर्गा पूजा पंडालों में निवेश किया। आपको यकीन नहीं होगा कि शारदा चिटफंड के पैसे से बकायदा मैसी तक को, जी हां लियोनेल मैसी, उस तक को मैच खेलने के लिए बुला लिया गया। सुपरस्टार लियोनेल मैसी, अब कोलकाता के अंदर फुटबॉल का गजब क्रेज है। क्या बड़ी टीम्स हैं, मोहन बागान एसी, ईस्ट बंगाल एफसी, इनके मैचों में भाई साहब मैसी को खेलने बुला लिया पैसे देकर के कि आप आ जाओ। ये फोटो है बकायदा, देखो ना आप, मैसी खेल रहे हैं बंगाल के एक मैच के अंदर। लोगों में सोचो, जहां लोगों की नजर जाए वहां शारदा दिखे। फुटबॉल खेलते हैं शारदा, सरकार में टीएमसी शारदा, दुर्गा पंडाल में पूजा शारदा, मिथुंदा शारदा, टीवी शारदा, एफएम शारदा, न्यूज चैनल शारदा, हर जगह शारदा शारदा। अंदाजा लगाइए आप। फिर सामने कैसे आया घोटाला? घोटाले के पांव थोड़ी होते हैं जनाब। घोटाला तब आया जब हमारी सेबी की नजर पड़ना शुरू हुई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हर किसी से यही कहती है कि भैया अगर पैसे उगा रहे हो दुनिया से तो उसका उगाने का कोई अधिकृत तरीका होना तो चाहिए। सेबी का सिंपल सा हिसाब है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह कहता है कि यार तुम अगर दुनिया से पैसा उगाकर कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब तुमने शेयर होल्डिंग दी है, या लोगों के साथ में तुम डिबेंचर्स कर रहे हो, या फिर लोगों से अपने प्रकार से कुछ बॉन्ड बना रहे हो। देखो एक सिंपल सी बात जान लो, यदि आप अपना खुद का पैसा लगा के काम कर रहे हो, सेबी आपसे कुछ नहीं पूछता है। लेकिन अगर आप जनता का पैसा लगाकर काम कर रहे हो तो सेबी सब कुछ पूछता है।
मतलब आपने बिना सरकार को बताए ही आईपीओ ला दिया ना। आप दिखा रहे हो कि मेरी इतनी कंपनियां चल रही हैं, जनता से मैंने पैसा ले लिया। अरे तो भाई किसी को तो बताओ, सरकार को तो बताओ कैसे कर रहे हो ये। सहारा कहां फंसा था? सहारा भी तो ऐसे ही फंसा था। अगर सहारा आईपीओ ना लाया होता कि भाई मैं तो जा करके आईपीओ लेकर आऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। जनता से पैसे उगाने का जो आईपीओ का सपना था, वहां सहारा मर गया, क्योंकि उसे सेबी को बताना पड़ा कि पैसा आ कहां से रहा है। राज खुल के सामने आ गए। कहते हैं ना, तैराक ही डूबते हैं, ये कुछ वैसा ही था। एग्जैक्टली ऐसे ही बंगाल के राजनीतिक गलियारों में कहीं तक कोई दिक्कत नहीं थी। पैसा नीचे से आ रहा था, ऊपर जा रहा था, बीच वालों को फायदा हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सेबी की नजर पड़ी कि यार तुम तो बिना कहे जनता से पैसा उगा रहे हो, कंपनियों के नाम पर फर्जी कंपनियों में लगा रहे हो, तो जरा हमें तो बताओ कहां जा रहा है ये। सेबी की जैसे ही इस बात पर नजर पड़ी 2012 के अंदर, तुरंत लोगों ने पैसे जमा कराने बंद कर दिए, क्योंकि जंगल में केवल इतना सी ही आवाज बहुत है कि आग लग गई, सारे जानवर एक तरफ निकल कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जंगल की आग से डर सबको लगता है। होना क्या था, सेबी की घटना 12 में हुई, 13 में तो स्कीम बंद हो गई जनाब। एक साल के अंदर तो खेला हो बे और जैसे ही ये खेला हो हुआ, उसके तुरंत बाद में गेम खत्म। सारी कंपनियों के बारे में जांच पड़ताल होना शुरू। निकल कर आता है कि साहब अब नाम किसका लें। बोले क्यों? बोले जहां देखो वहां पर वही था। शायद ही पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार, यहां का कोई राजनेता ऐसा बचा हो जिसने शारदा के अंदर अपना हाथ ना आजमाया हो, क्योंकि जो भी मिले उसको शारदा वाले कुछ ना कुछ पकड़ा के गिफ्ट चले आए। तो भाई साहब, सुदीप्त सेन की किताब में ना जाने कितनों के नाम थे। अब ममता बनर्जी का नाम कहां से आ गया? ममता बनर्जी का नाम ऐसे आ गया जनाब, क्योंकि शारदा चिटफंड के अंदर जो भी काम हो रहा था, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी की सरकार थी। अगर सुदीप्त सेन अपना पर्चा खोल के ये दिखा दें कि मैंने कितनी सरकार को कितना पैसा दिया, क्योंकि देखो ये तो तय था, वो व्यक्ति जब फुटबॉल खिला रहा है, वो व्यक्ति जब पंडाल लगवा रहा है, सब काम कर रहा है, तो उसने पॉलिटिकल चंदे भी दिए होंगे। ऐसी स्थिति में जब ये बात निकल कर आती है, दीदी ने अपने द्वारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। उधर केंद्र को समझ में आता है तो सीबीआई को तैयार कर दिया कि जाओ भाई जांच करो मामले की। सीबीआई केंद्र की तरफ से है, एसआईटी बंगाल की तरफ से है, तो बंगाल को तो सबसे पहले अपने सबूत निकालने हैं कि भाई कब अपना तो नाम नहीं आ रहा इसमें। शुभदीप सिंह की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन पूछताछ में पता चले कि अपने नाम निकाल दे, तो सारे राज निकालो, इसके राज निकाल लिए गए। सुदीप